जय हिंद। एक इंस्पेक्टर, एक एसएचओ जो कुछ ही दिनों में प्रमोट होकर डीएसपी बनने वाला था और उसके साथ 3 दारोगा जो नए ही पुलिस में भर्ती हुए थे और साथ में 3 कांस्टेबल, सभी के सभी को एक साथ नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उनको नौकरी से सस्पेंड किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कुछ ही दिनों में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अक्सर सुनने में मिलता है कि सरकारी नौकरी एक पक्की नौकरी होती है, पर इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में सस्पेंशन हुई और उसके बाद सीधा नौकरी से डिसमिस। इस केस की बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलें ताकि हमें पता चल सके कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है एक डकैती के केस से। एक जगह उत्तर प्रदेश के बनारस के बैजनाथ्या की शंकराचार्य कॉलोनी है, वहां पर डकैती होती है और उसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, जो सच निकलकर सामने आता है वो हैरान परेशान कर देने वाला होता है। इसके बाद पुलिस के अधिकारी और ज्यादा दबाव बनाते हैं कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरी कीजिए और जैसे जैसे तेजी से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट भी डकैती में निकलकर सामने आ जाती है। अब पूरा मामला समझिए शुरुआत से। 29 मई का दिन है। उत्तर प्रदेश के बनारस के बैजनाथ्या की शंकराचार्य कॉलोनी में रोज की तरह लोगों की चहल पहल है। एक फर्म का दफ्तर भी यहां पर स्थित है जो कि कृषि संबंधी व्यवसाय करती है। इस दफ्तर में अक्सर ये कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अलग अलग जगह जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन अपने सामान का करते हैं वहां से पैसा कलेक्ट करके लाकर यहां पर रख देते हैं। अब 29 मई को भी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए इस कंपनी में लाकर रखे गए थे। रात को तकरीबन 9:30 बजते हैं और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 2 गाड़ियां इस कंपनी के बाहर आकर रुक जाती हैं। अब इन 2 गाड़ियों से रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अजीत मिश्रा नाम का एक व्यक्ति निकलता है पहले, उसके साथ तकरीबन 10 से लेकर 12 बंदूकधारी गाड़ी से निकलते हैं और सीधा वो फर्म के अंदर जाते हैं जहां पर कंपनी का एक एम्प्लॉय, कंपनी का एक कर्मचारी जिसका नाम विक्रम सिंह है, वो मौजूद होता है। वो अभी भी काम कर रहा होता है। जैसे ही वो इन बंदूकधारियों को देखता है वो डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने सारे लोग अचानक से मेरे पास क्यों आए हैं। अब जैसे ही वो इनसे पूछता है कि बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, वो इसके साथ कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मारपीट करने लगते हैं। बिना पूछे काफी देर तक मारपीट की जाती है। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी जाती है कि अगर हमारी ये बात कि हमने तुमसे मारपीट की है किसी को बताई तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इसके साथ ही सवाल किया जाता है कि वो बैग कहां है जिसमें सारे पैसे पड़े हैं। अब थोड़ी देर तक तो विक्रम चुप रहता है क्योंकि वो चाहता था कि मालिक के कंपनी के पैसे बचे रहें और उन्हें कोई भी यहां से लेकर ना जा सके। पर थोड़ी देर बाद जब मारपीट ज्यादा होने लगी तो वो भी डर गया कि कहीं मुझे ही कुछ ना हो जाए, इसलिए उसने बताया कि बैग कहां पर पड़ा है। नारंगी रंग का वो बैग जिसमें 1,40,00,000 रुपए पड़े थे, उसे देखते ही ये सभी लोग काफी खुश हुए और बैग उठाकर साथ के साथ वहां से रफू चक्कर हो गए। अब इस घटना को 2 दिन बीत चुके हैं। विक्रम ने सबसे पहले ये बात अपने मालिक को बता दी और मालिक को जैसे ही बात पता चली तो एकदम से इस घटना की एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। पर इस बीच जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने इनफॉर्मली कुछ पुलिस के अधिकारियों से ये बात की कि हमारी कंपनी में विक्रम सिंह नाम का एक कर्मचारी है, उसके पास कुछ हथियारबंद लोग आए और 1,40,00,000 रुपए से भरा हुआ बैग उससे मारपीट करके छीनकर ले गए। अब जब ये बात कुछ अधिकारियों को पता चली तब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई थी।
अब तीसरा दिन आ गया, यानी 29 मई को यह सब कुछ हुआ और उसके बाद 31 मई का दिन आ गया। मीडिया में एक खबर आती है कि एक कार बरामद हुई है आइसोलेटेड एरिया में, जिसमें 92,94,000 रुपए बरामद हुए हैं। अब जैसे ही ये खबर विक्रम पढ़ता है तो उसे लगता है कि शायद ये वही रकम है जो कि मुझसे ये लोग छीनकर ले गए थे। इसमें काफी पैसे कम थे, मगर विक्रम को लगा कि शायद पैसे तो ये वही हैं और बाकी पैसे भी बरामद हो जाएंगे। अब हिम्मत जुटाता है व्यक्ति, अपने मालिक से बात करता है और पहुंच जाता है सीधा थाने। पुलिस वालों को सारी बात बताता है कि किस तरह से ये लोग मेरे पास आए, मुझे धमकी दी, मेरे से मारपीट की और फिर बैग छीनकर फरार हो गए। उसके ठीक तीसरे दिन एक कार में पैसे बरामद हुए। हालांकि इसमें अभी भी तकरीबन 47 लाख रुपए कम है, पर मुझे शक है कि ये वही पैसे हैं जो मुझसे छीनकर ये लोग लेकर गए थे। अब दो चैनलों से दबाव आया। एक चैनल था जो कि एफआईआर दर्ज की गई थी, पुलिस को इन एनी केस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ानी ही पड़नी थी। दूसरा चैनल था जो कंपनी के मालिक ने सीधा सीनियर पुलिस अधिकारियों से रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बात की थी, उसमें भी दबाव पड़ रहा था और पुलिस को सीरियस तौर पर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। अब जैसे ही इस मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि कई पुलिस वाले लुटेरों के संपर्क में थे, यानी कि उनकी जब कॉल डिटेल्स निकाली गई, लोकेशन निकाली गई, तो उससे पता चला कि कुछ पुलिस वाले उनसे मोबाइल फोन पर संपर्क में थे। दूसरा, जब इन्वेस्टिगेशन हुई कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने आए और शक यह हुआ कि 29 तारीख को तो यह घटना घटी है, तीसरे ही दिन गाड़ी में पैसे बरामद हो जाते हैं। हालांकि कुछ कम पैसे बरामद हुए हैं, पर एकदम से पुलिस वालों ने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली, इसको भी लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाया गया। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी बड़ा केस होता है जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है, उसमें एक पहले पीआई कर ली जाती है ताकि कल को कोर्ट में केस जाए तो वो स्टैंड कर सके, यानी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। इस मामले में भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच की गई। और जब प्रारंभिक जांच हुई उसमें कथित तौर पर यह निकलकर सामने आया कि भेलपुर के थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर इस पूरे मामले में शामिल हैं। उनके साथ 3 दरोगा और 3 सिपाही उनके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब जब और जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सब में मिलकर पैसा बांटा जाना था, पर कुछ पुलिस वालों में आपसी लड़ाई हो गई पैसे को बांटने को लेकर। मे भी ये हो सकता है कि एक बड़े रैंक का अफसर कह रहा हो मुझे ज्यादा चाहिए, छोटे रैंक वाले कह रहे हो कि भाई हम क्यों कम ले, क्योंकि हमने भी उतना ही काम किया है, हमारी नौकरी पर भी उतनी ही आफत बन सकती है अगर हम कल को फंस गए तो। चलो एनी हाउ, तो ये एक लड़ाई आपस में कथित तौर पर हुई, जिसके बाद बताया यह जाता है कि इन 7 लोगों में से एक दारोगा ने सारी सच्चाई एक व्यक्ति के सामने बयान कर दी, पुलिस डिपार्टमेंट में ही। पर इस व्यक्ति को भी ये बात कहां पचनी थी, वो बात करते 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 फैलते फैलते सीनियर पुलिस अधिकारियों को पता चल गई, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन और तेज की गई और गहराई से तथ्यों का पता चलाया गया और पता चला कि ये पुलिस वाले सीधे तौर पर जो लोग डकैती करने आए थे उनके संपर्क में थे। अब इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, सीनियर पुलिस अधिकारियों को इस इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स लगातार शेयर की जा रही थी। उनके पास पहले ही फोन आ चुका था कंपनी के मालिक का कि मेरे यहां ऐसा हुआ है, तो इसलिए और ज्यादा गंभीरता पूर्वक इस मामले को लिया जा रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जिनमें एक एसएचओ साहब जो कि कुछ ही दिनों में डीएसपी बनने वाले थे, 3 दारोगा और 3 सिपाही शामिल हैं। अब कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन और चलती है, मामले के और गंभीर पहलू निकलकर सामने आते हैं। उसमें यह निकलकर आता है कि जो डकैती हुई उसमें पुलिस वालों की सीधी इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने कहा था कि तुम जाकर डकैती करो, हम यहां पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये तथ्य निकलकर सामने आया। अब थोड़े ही दिन में अचानक से एक ऑर्डर आता है, उसमें एसएचओ यानी थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर रमाकांत दुबे को नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता है। इसके साथ ही सुशील कुमार, उत्कर्ष चतुर्वेदी और महेश कुमार नाम के दारोगा को नौकरी से डिसमिस किया जाता है और उनके साथ ही 3 कांस्टेबल महेंद्र पटेल, कपिल देव और शिवचंद्र को भी नौकरी से बाहर का रास्ता यानी बर्खास्त कर दिया जाता है।
अब जो रमाकांत दुबे हैं वो 1998 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए थे और उसके बाद इंस्पेक्टर बने और अब कुछ ही दिनों में डीएसपी बनने वाले थे, पर उससे पहले ही उन्हें नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। इसके साथ ही जो दारोगा हैं सुशील कुमार, वो 2017 बैच के नए नए सब इंस्पेक्टर चुनकर आए हैं, पर नौकरी खराब हो गई। उत्कर्ष चतुर्वेदी भी 2017 बैच, महेश कुमार 2019 बैच, यानी नए नए दारोगा जो चुनकर आए थे उनकी नौकरी भी चली गई। 3 कांस्टेबल, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, वो भी इस नौकरी से बाहर का रास्ता देख चुके हैं। अब ये केस जैसे कोर्ट में गया तो इन सभी बर्खास्त पुलिस वालों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया और सख्ती की माननीय कोर्ट ने भी। पर इन्वेस्टिगेशन में यह चीज निकल कर आई कि 47 लाख रुपए आखिर कहां गायब हुए। पुलिस को और बाकी लोगों को शक ये था कि जो 47 लाख रुपए की रकम है वो अभी भी अजीत मिश्रा नाम के शख्स के पास पड़ी हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह तथ्य निकलकर सामने आया कि जो विक्रम सिंह नाम का शख्स था जो कंपनी में काम कर रहा था, जिससे 1 करोड़ 40 लाख रुपए छीने गए थे, उस शख्स की जानकारी एक व्यक्ति जिसका नाम जगदीश पटेल था उसे लगी। उसे यह पता लगा कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम विक्रम सिंह लेकर आज ऑफिस में जाएगा, जिसे लेकर उसने वसीम खान को फोन किया। जगदीश ने वसीम खान को कहा कि भाई, इस व्यक्ति से मुझे काफी ज्यादा पैसे वापस लेने हैं, ये दे नहीं रहा है, इसलिए तुम अपने लोग भेजो और इससे पैसा छीनकर ले आओ। वसीम खान ने ऐसा ही किया। आगे उसने अपने गुर्गे को फोन किया, प्रदीप पांडे को। प्रदीप पांडे को कहा कि मुझे इस शख्स से पैसे चाहिए, तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख इसके पास पड़े हैं, वो आप किसी भी तरह से लेकर आओ। प्रदीप पांडे ने फोन किया घनश्याम मिश्रा को, जो कि उसका राइट हैंड मैन था, और घनश्याम मिश्रा ने फोन किया अजीत मिश्रा को, जिसने इस पूरे प्लान को 10-12 बंदूकधारियों के साथ मिलकर एग्जीक्यूट किया। वो सीधा 29 मई को पहुंचा और विक्रम सिंह से कथित तौर पर बैग छीनकर फरार हो गया। बहरहाल इस केस की सीरियसली इन्वेस्टिगेशन चली, पर जो सबसे गंभीर तथ्य निकलकर, जो सबसे गंभीर फैक्ट, सीरियस फैक्ट निकलकर सामने आया कि पुलिस वाले भी कई बार जो अपनी नौकरी पर, अपनी वर्दी पर दाग लगाते हैं, किस तरह से वो डकैतों, चोरों के साथ मिलकर गलत गलत घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए एक सीख इस स्टोरी से मिलती है कि अगर आप कितनी भी बड़ी नौकरी, कितनी भी बड़ी पदवी पर चले जाएं, पर अगर भ्रष्टाचार करेंगे, अपने ईमान को धोखा देंगे, देश को धोखा देंगे, तो एक दिन कानून के लंबे हाथों से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमेशा नैतिक मूल्यों को अपने साथ रखें संजोकर, और हमेशा ईमानदारी से देश के लिए काम करें। जय हिंद।